नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। रूस यूक्रेन युद्ध में जब से रूस ने कुछ इलाके छोड़े हैं, उस पर वहां नरसंहार करने का आरोप लग रहा है। कीव के पास बूचा शहर को लेकर ऐसा आरोप लगा है। ऐसे में पश्चिमी देश रूस पर नरसंहार और युद्ध अपराध के आरोप लगा रहे हैं, तो रूस इसे एक साजिश बता रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय कानून और युद्ध अपराध संबंधी कानून क्या कहता है और उसकी क्या सीमाएं हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैसे तो युद्ध अपराध और नरसंहार दोनों को लेकर कानून है, लेकिन इसमें कई पेंच हैं जो मामला सरल नहीं रहने देंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है कानून। आपको बता दें कि युद्ध के अपराधों के मामले में साल 1899 और 1907 में हुए हेग कन्वेंशन के तहत बहुपक्षीय साथियों में ऐसे नियम और कानून बनाए गए थे जिसका पालन युद्ध के पक्षों के लिए अनिवार्य था। वहीं नागरिकों के खिलाफ युद्ध के अपराध की परिभाषा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के रोमा कानून की धारा 8 के निहित है, जो सन 1949 के जिनेवा कन्वेंशन पर आधारित है। और आइए जानते हैं युद्ध अपराध का केवल आरोप है। आपको बता दें कि राजनेताओं और अवलोकनकर्ताओं का कहना है कि यूक्रेन में युद्ध के अपराध किए गए हैं। किंग्स कॉलेज लंदन के युद्ध अपराध शोध समूह की सहनिदेशक और अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्याता मारिया वाराकी का कहना है कि ऐसा तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि अपराध पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हो जाता। जब तक इसकी अच्छे से पुष्टि नहीं हो जाती है, हम अभी केवल कथित युद्ध अपराध की ही बात कर सकते हैं। आपको बता दें कि वकील जिनेवा कन्वेंशन गंभीर उल्लंघनों को युद्ध अपराध कहते हैं। वराकी का कहना है कि हमें जानबूझकर नागरिकों की हत्या, अत्याचार, जबरन विस्थापन, बिना भेदभाव के हमले आदि की बात कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध का एक मूलभूत नियम है कि हम नागरिकों को निशाना नहीं बना सकते। इस लिहाज से कीव में स्कूल, मैटरनिटी वार्ड या मारियोपोल में एक थिएटर में हमले इन कानूनों का उल्लंघन की श्रेणी में आते हैं। वराकी बताते हैं कि पिछले 48 घंटों में हमने यूक्रेन के बूचा की गलियों में नागरिक कपड़े पहने हुए देखे हैं और इनमें से कुछ की सिर के पीछे एक गोली लगी है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के लिहाज से यह अत्याचार है। और आइए अब जानते हैं युद्ध अपराध के संदेहास्पद विषय के बारे में। जैसा कि युद्ध के अधिकांश पहलुओं के साथ होता है, युद्ध अपराध की परिभाषा के दायरे में क्या क्या आ सकता है, यह एक संदेहास्पद विषय है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून 3 सिद्धांतों विशिष्टता, अनुपातिकता और एतिहाद द्वारा निर्देशित है। इनके तहत कोई भी पक्ष किसी नागरिक या नागरिक वस्तुओं को निशाना नहीं बना सकती। और आइए अब जानते हैं व्याख्या में क्या है संभव। आपको बता दें कि कागज पर ये सिद्धांत साफ और स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन ये व्याख्या के लिए खुले हैं। मिसाल के तौर पर यदि कोई नागरिक वस्तु उपयोग, उद्देश्य या कार्य के आधार पर सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही है या ऐसा समझा जा रहा है, तो इसके अर्थ बदल सकते हैं। वराकी ने कहा कि मैं आपको शॉपिंग मॉल की मिसाल दे सकती हूँ जिस पर बम बरसाए गए थे। यूक्रेनियों का कहना है कि वह एक नागरिक संरचना थी, तो वहीं रूसियों का कहना है कि उन्हें इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी कि इसे सैन्य भंडार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। और आइए जानते हैं कैसे होगा सब निर्धारित। आपको बता दें कि मानवीय पीड़ा की सीमा के लिए भी नियम है, लेकिन उनका भी उल्लंघन होता है और उन्हें भी तोड़ा मरोड़ा जाता है। सब कुछ व्याख्या और मानव निर्णय पर आधारित हो जाता है। आपका निशाना क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए और किस हद तक होना चाहिए, वराकी ने ये जानकारी देते हुए कहा। आपको आगे ये भी बताते चले कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी सेना पर नरसंहार का आरोप लगाया है। इसका मतलब किसी राष्ट्रीय, नस्लीय, जातीय या धार्मिक समूह को जानबूझकर नष्ट करने का प्रयास होता है। इसे साबित करना बहुत ही मुश्किल होता है। वराकी का कहना है कि इस मामले में नरसंहार की नीयत को सिद्ध करने की जरूरत होती है। नरसंहार शब्द का भी राजनेता कई तरह से उपयोग करते हैं, लेकिन इसको सिद्ध करना वाकई बहुत ही कठिन है। तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ इस दौरान हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।